नमस्कार, सलाम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल पेशकश खेल नीति। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कप्तान की जो इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं, जो लगातार कभी अक्षय कुमार बन जाते हैं, कभी सलमान खान बन जाते हैं, तो कभी अलग अलग आप बॉलीवुड की हीरोज की नकल करते हैं, आप उनको देख सकते हैं। और जब चेन्नई के मैदान पर कल वो आरसीबी से हारे, तो एक अलग तरीके का गाना एक अलग हीरो को वो कॉपी करते नजर आए, कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर की, जिनकी नाव एक ऐसी जगह डूबी जहां बिल्कुल ही पानी नहीं था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 ओवर में अगर 35 रन बनाना है और आप 7 विकेट गंवा दें, सिर्फ 28 रन बनाए, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाव में कितने छेद हुए होंगे और कैसे सनराइजर्स हैदराबाद की नाव डूब गई चेन्नई के मैदान पर। आज इसी डूबती नाव पर और इस नाव में कितने छेद हुए और ये छेद क्या अपनों ने किया, इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सेलेक्टर। सबा सबा भाई, ये चेन्नई में हो क्या रहा है? पहले दिन चमत्कार, दूसरे दिन महा चमत्कार। और क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत बॉलीवुड को फॉलो करते हैं डेविड वार्नर, ऐसा लग रहा है बॉलीवुड की फिल्मों की तरह अंत अच्छा नहीं हो रहा है उनके लिए। क्योंकि बॉलीवुड में तो हमेशा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, मुस्कुराते हुए आप सिनेमा हॉल से बाहर निकले, लेकिन मैदान से मुस्कुराते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बड़ा धक्का है ये सनराइजर्स के लिए। और मुझे तो ताज्जुब ये भी हो रहा है अब राजीव जी। के कुछ सीखने को मिला नहीं है सनराइजर्स को। एक दिन पहले जो मैच हुआ था, जिस तरह से केकेआर हारी थी मुंबई इंडियंस के विरुद्ध, वहां से कुछ भी सीखा नहीं सनराइजर्स ने। और फिर से वही गलती दोहराई जो केकेआर के बल्लेबाजों ने दोहराई थी। जहां जी। पर आपको स्ट्राइक रोटेशन की जरूरत है, जहां पर आपको सिंगल्स लेने की आवश्यकता है, वहां पर आप फिर से बड़े बड़े शॉट्स खेलने चले गए। एक ओवर में अगर आप 3 विकेट गवा देंगे तो फिर दबाव तो बढ़ता ही जाएगा। और अंत जी। में कल के मैच में भी कुछ 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 वही हुआ। कुछ अगर आप समय देंगे मुझे राजीव, तो मैं एक बहुत ही अच्छा वाकया बयान करता हूँ। जी। जी ये बिल्कुल। महाभारत में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और जब अर्जुन की बारी आई, तो उसके पहले ऋषि मुनि जो थे वहां पर, उन्होंने उनसे अर्जुन से पूछा कि एक वॉरियर, एक लड़ाकू के पेरेंट्स कौन होते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि लड़ाकू के पेरेंट्स सिर्फ रीजन और इंट्यूशन होते हैं। तो जी। फिर उन्होंने पूछा तो इसमें माँ बाप कौन है। तो उसने कहा कि जो बाप है वो रीजन है। उन्होंने जी। पूछा क्यों। क्योंकि रीजन का मतलब यही है कि रीजन एक फादर है, क्योंकि वो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। वो कभी भी गिरना चाहता नहीं है, वो हमेशा जी। मैदान में तैयार होकर उतरता है। तो फिर पूछा कि माँ कौन है, तो उन्होंने कहा कि माँ है इंट्यूशन। कि हम्म। इंट्यूशन होने पर आपकी प्लानिंग सही होती है, आप आगे के बारे में सोच सकते हैं और उस हिसाब से फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो मुझे जी। लगता है कि अगर ये सवाल क्रिकेटर से पूछा जाए, विशेष करके बल्लेबाज से, तो जी। जवाब यही होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी रीजन और इंट्यूशन है। जी। रीजन का मतलब है आप तैयार है लड़ाई करने के लिए, पर इंट्यूशन माँ बहुत जरूरी है आपके लिए। तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे, तभी तो आप आगे आगे क्या होने वाला है उसको आप पढ़ पाएंगे, और उस हिसाब से फिर जी। आपकी तैयारी रहेगी और उस हिसाब से आप आगे चलकर मैच जीतेंगे। जो ना तो केकेआर ने किया, ना तो सनराइजर्स ने किया। लेकिन सबा, ये तो बताइए, जो इंस्टाग्राम पे बहुत डेविड वार्नर बॉलीवुड के हीरोज के किरदार में नजर आते हैं, जो इन्होंने गाना गाया है, ये दिलवाले का गाना है और अजय देवगन का हो सकता है कैरेक्टर में आपको दिख जाए शाम तक में, क्या हमें तो अपने ने लूटा, ये वाकई अपनों में अगर लूटा तो ये कौन से अपने थे? आप किसको माने? मनीष पांडे ने लुटवा दिया महफिल, जॉनी बेस्टो ने लुटवा दिया, समद ने लुटवा दी, क्योंकि एक 17वें ओवर ने मैच को बिल्कुल बदल के रख दिया। शहबाज अहमद की गेंदबाजी पे बात करेंगे, लेकिन ये क्या आपको लग रहा है वाकई अपनों ने लूटा है सनराइजर्स हैदराबाद को? अब अपनों ने ही लूटा है राजीव, और क्या कहा जाए इसमें। तो मुझे यही हालत ही हुई है। पिछले जी। मैच में भी वही हुआ था, कल के मैच में भी यही हुआ। आप खुद गलती कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा भी नहीं था कि कुछ अनप्लेबल डिलीवरीज डाल दी थी शहबाज अहमद ने जी। कि आप बीट हो गए और आप आउट हो गए। यहाँ पर गलती आप नहीं की, आप ही बड़े बड़े शॉट्स खेलने गए जब उस वक्त वहां पर आवश्यकता थी नहीं। और ये हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, आजकल के हम्म। खिलाड़ी जो है, जो मॉडर्न डे जो बल्लेबाज है राजीव, वो चाहते हैं मैच को फिनिश करना बड़े बड़े शॉट्स खेलकर। और हर जी। बार खास करके चेन्नई जैसे विकेटों पर वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ये है कि आप शांति के साथ, इंटेलिजेंस के साथ 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन लेकर आप तैयार रहिए और फिर अंत में आसानी से आप मैच जीत जाइए। हम्म। मुझे लगता है ये ग्लोरी शॉट्स खेलने के चक्कर में अपनों ने ही लूट लिया फिर से सनराइजर्स को। नहीं, शहबाज अहमद का बड़ा डिसेप्टिव रोल है इस समय आरसीबी में, मैं सबा देख पा रहा हूँ। बंगाल से वो खेलते हैं, उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कराया विराट ने, नंबर 3 पे
बल्लेबाजी करते हैं, सडनली उनको बॉलिंग दे दी जाती है, 2 ओवर डालते हैं, 7 रन 3 विकेट। ये सरप्राइज पैकेज के तौर पे शहबाज अहमद को देखा जाए, और एक्चुअली लग रहा था कि मैन ऑफ द मैच वो बनने के हकदार हैं। और आपको लग रहा है एक ओवर और उनको देना चाहिए था, जो उन्होंने उनको दिया नहीं गया और मैच ऑलमोस्ट फंसा दिया था 19वें ओवर में? देखिए, शहबाज अहमद को पिछले साल आरसीबी से ज़्यादा मौका मिला नहीं था। जी। हालाँकि उनका जो पिछला सत्र गुज़रा है बंगाल के लिए, वो लाजवाब रहा है। बंगाल ने जो रणजी ट्रॉफ़ी फाइनल तक जो रास्ता तय किया था, उसमें शहबाज अहमद का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद जी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छे तरह से प्रदर्शन दिखाया है। तो वहीं से मुझे लगता है कि आरसीबी ने उनको पिक किया है। अच्छी बात ये है, कम से कम इस साल उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है। और हम्म। एक एक हैंडी बल्लेबाज हैं वो राजीव। पिछले बार जी। उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैचेस में बहुत ही यूज़फुल पारियाँ खेली थी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बारीकियों से देखा गया है और इसी वजह से इस बार ज़्यादा मौका मिल रहा है शहबाज अहमद को। हम्म। दोनों मैचेस में उनको प्रमोट किया गया। उनको लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर है जो शानदार शॉट्स लगा सकता है, बड़े-बड़े शॉट्स वो खेल सकता है। उसके साथ-साथ गेंदबाजी में भी बहुत ही सटल तरीके से विराट कोहली ने शहबाज अहमद को इस्तेमाल किया। अब अंत में मुझे लगता है कि विराट कोहली का दिमाग बहुत सेट है। उनको पता है कि उनके डेथ बॉलर्स कौन हैं, और जी। इसीलिए मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ओवर और डलवाया नहीं। क्योंकि स्पिनर के सामने एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि एक अगर बड़ा शॉट्स लग गया, तो फिर सारे के सारे इक्वेशन जो हैं वो खत्म से हो जाते हैं। हम्म। जो शहबाज अहमद का काम था उन्होंने कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट विकेट मिडल ओवर्स में आके मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट कर लिया, 3 बड़ा विकेट ले लिया। उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। अब वापस आ गए हैं आप अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के पास। तो मुझे लगता है कि ये रणनीति मेरे हिसाब से सही थी, और अंत तो यही है ना कि भाई आप मैच जीत गए। बिल्कुल ना, सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी शुरुआत में की और हर्षल पटेल ने जैसे मैच को फिनिश किया, खासतौर से हर्षल पटेल, क्योंकि इंडिया कैप है नहीं उनके पास, और जिस तरह का वेरिएशंस वो दिखा रहे थे और स्लोअर ऑफ स्पिनर्स डाली उन्होंने, कुछ गेंदें फुल टॉस जरूर हुई ड्यू फैक्टर की वजह से उनसे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें 4 ओवर में 25 रन 2 विकेट लेना, और पर्पल कैप अब उनके पास है, जो दिखा रहा है कंसिस्टेंट तौर पे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, और आरसीबी टॉप पर है, तो उसमें बड़ा रोल है हर्षल पटेल का। हाँ, और एक बात साफ नज़र आ रही है राजीव कि कई जी। सारे ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं भारत में, जिनका प्रदर्शन धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। ये जो इन्फ्लुएंस जी। है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। हर्षल पटेल बेहद कॉन्फिडेंस के साथ वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और विराट ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि उन्होंने ट्रेड इसीलिए किया था दिल्ली कैपिटल से, क्योंकि उनको लगता था कि हर्षल पटेल को वो एक शानदार डेथ ओवर बॉलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 2 मैचेस में वो क्षमता दिखाई है हर्षल पटेल ने, और इसीलिए यहाँ पर आरसीबी और विराट कोहली उनको बैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इसका बहुत बड़ा कारण है, जितने सारे डोमेस्टिक मैचेस ये सभी प्लेयर्स खेल रहे हैं राजीव, इतने सारे जी। टी20 मैचेस हो रहे हैं, विजय हजारे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रहा है, तो इन सभी प्लेयर्स को, जो अनकैप्ड प्लेयर्स है, उनको भी अब अभ्यास हो गया है कि टाइट मैचेस में अंडर प्रेशर किस तरह से गेंदबाजी करनी है या फिर जी। किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हर्षल पटेल या फिर शहबाज अहमद। बिल्कुल, और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आपको लग रहा है कहाँ गलती हुई, क्योंकि 96 फॉर 2 थे और सडनली आप देखें तो 7 रन शॉर्ट रह जाते हैं। कैसे आप देख रहे हैं उनका बैटिंग यूनिट? लगातार 2 मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद फेल कर चुकी है सब अभी तक। देखिए, इसके पहले वाले मैच में तो नज़दीक आ गए थे, करीब 10 रन से हारे थे। जी। पर मुझे हमेशा ये लगता है राजीव कि विकेट अगर कठिन है, जिस तरह का चेन्नई का सरफेस है, तो जो सेट सेट बैट्समैन उसी को मैच जिताना होगा। हम लोग यहाँ पर ज़रूर ये कह सकते हैं कि 3 विकेट समा एक। आपको लग रहा है केन विलियमसन जैसे बैट्समैन को बाहर बिठाना गलती हो रही है चेन्नई में बार-बार? टेक्निकली हाँ, बहुत मैं साउंड मैं बैट्समैन है। मैं इस बात जी। को मान रहा हूँ राजीव, क्योंकि जी। जिस तरह का विकेट है वहाँ पर केन विलियमसन को खेलना चाहिए। वो ऐसा जी। खिलाड़ी है जो रन बॉल आसानी से बना सकता है और आसानी से आपके हम्म। लिए मैच को जिता सकता था, और उसको पता है कि प्रेशर में किस तरह से बैटिंग करनी है, और ये कमी देखने को मिल रही है सनराइजर्स के कैंप में। फिर कल के मैच में उन्होंने जेसन होल्डर को खिलाया, मोहम्मद नबी को बाहर रखा, और जेसन होल्डर का कोई ऐसा काम था नहीं बल्लेबाजी में। तो वहां जी। पर अगर आप एक एक इंडियन बॉलर के साथ खेलते और केन विलियमसन को अंदर खिलाते, तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा मिलता सनराइजर्स को। इसीलिए मुझे जी। लग रहा है कि जो सेटल प्लेयर है, अब कल के मैच में देखिए डेविड वार्नर और मनीष पांडे, डेविड वार्नर आउट हो गए, तो कम से कम मनीष पांडे को ये मैच जिताना चाहिए था। बिल्कुल। एक छोर पर कम से कम उनको खड़ा रहना चाहिए था, क्योंकि नए खिलाड़ी अगर आएगा, उसके लिए परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है इन टफ विकेट्स में जी। बैटिंग करना और रन चेस करना। कल के मैच में भी वही हुआ, केकेआर वाले मैच में भी वही हुआ। बस इस समय ये जो बात करें उसी को थोड़ा आगे मैं अगर कंटिन्यू करूं, टॉप 3-4 बैट्समैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सडनली सिंगल डिजिट में सारे नंबर आ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं मोबाइल नंबर एक देख रहा हूँ 3 या 4 नंबर बैट्समैनों के साथ।
क्यों ये हो क्यों रहा है? पिच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है चेन्नई की, या हम कंडीशंस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, हम जरूरत से ज्यादा अटैकिंग जोन में बैटिंग करना चाहते हैं, है क्या पूरा माजरा? क्योंकि दो बैक टू बैक मैचेस और सडनली आखिर के 5 ओवर में एक जीतने वाली टीम हार जाए जो मैं जीतते हुए लग रही है, तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर पिच में ऐसा क्या है, या बल्लेबाज जरूरत से ज्यादा गलती कर रहा मुझे लगता है कि जैसे ही बॉल पुरानी हो रही है राजीव, यहाँ पर रन्स बनाना बहुत कठिन होता जा रहा है, है? जी बड़े शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, टाइम करना बड़ा कठिन होता जा रहा है, धीमी गति से बॉल आती है, अगर आप पेस निकाल कर बॉलिंग करें तो और भी ज़्यादा कठिनाई बढ़ जाती है बल्लेबाज के लिए। जी और यही बात विराट कोहली ने भी कही। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मिडल ओवर्स में जब बॉल पुरानी हो गई है, तो आपके पास कम से कम 1 या 2 सेट प्लेयर्स हों बल्लेबाजी करते हुए, तभी जी आप गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल की जो कल पारी थी, इतने कठिन कंडीशंस में जहाँ पे बॉल थोड़ी बहुत घूम रही थी, बॉल विकेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, वहाँ पर अंत तक उन्होंने इंतज़ार किया और इसी वजह से उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य रन अपनी टीम के लिए जोड़े। तो कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी, आपको थोड़ा सा समय लेना होगा जी बड़े शॉट्स खेलने के लिए, जो कि कल ग्लेन मैक्सवेल ने किया। मुझे लगता है कि कई बार पुरानी गेंद के सामने जो नया बल्लेबाज आता है, उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है, वो आते ही बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करता है और हम्म। मुझे लगता नहीं है कि ये नीति सही है। इससे फायदा मिलने वाला नहीं है, विशेष करके चेन्नई जैसे विकेट्स पे। सबा, आपने मैक्सवेल की बात की तो मैक्सवेल ने एक और चीज कर दिया कि जो एक चेन चली आ रही थी पिछले 5 मैचों से कि भारतीय खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेंगे, उस चेन को उन्होंने तोड़ दिया, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की। और अच्छी बात आरसीबी के लिए है कि दुनिया भर के लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे मैक्सवेल को जब आरसीबी ने लिया अपनी टीम में। पहले मैच में उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन, दूसरे मैच में वो मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। ये आरसीबी ने कौन सा वैक्सीन दे दिया इनको कि जिसकी वजह से अचानक मैक्सवेल बिल्कुल मैक्सवेल करते नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है राजीव कि आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने के पहले ऑस्ट्रेलिया की जो व्हाइट बॉल की जो टीम है, ऑस्ट्रेलिया की जो जी T20 की टीम है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो कोच हैं वो किस तरह से ट्रीट करते हैं ग्लेन मैक्सवेल को, वहां से बहुत कुछ सीख ली है। जी और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब आरसीबी को वो फॉर्मूला कुछ हद तक मालूम हो गया है कि ग्लेन मैक्सवेल इतने शानदार प्लेयर हैं, बिग शो है उनका नाम, बिग मैच विनर है, उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, और वही यहाँ पर आरसीबी कर रही है मैक्सवेल के साथ। उनके जी ऊपर जो स्पॉटलाइट है इस समय है नहीं, स्पॉटलाइट अभी भी एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के ऊपर है और उनको सिर्फ एक सपोर्टिव जी रोल के लिए रखा गया है, तो उनके ऊपर दबाव कुछ भी नहीं है। वो दोनों महान मैच विनर्स के बीच में सैंडविच होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी और ग्लेन मैक्सवेल के लिए अच्छी बात यह है कि उनके बाद जो आने वाला खिलाड़ी है वो है शॉर्टर फॉर्मेट का या फिर मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बड़ा ग्रेट एबी डिविलियर्स। मुझे लगता जी है कि दबाव थोड़ा बहुत कम है इस समय ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर और इसी वजह से वो निरंतरता जो है उनके बल्लेबाजी में देखने को मिल रही है। पर अभी भी अर्ली डेज है ये राजीव, देखना जी ही है कि आने वाले समय में ग्लेन मैक्सवेल किस तरह से परफॉर्म करते हैं। पर कम से कम शुरुआत अच्छी मिली है ग्लेन मैक्सवेल को। क्योंकि शादी की है, फिर हिंदुस्तान के दामाद से हुए बाद, उनकी अच्छी सेवा की पंजाब किंग्स ने पहले पिछले सीजन में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए वहां। यहाँ की लग रहा है खातिरदारी ज्यादा ज्यादा पसंद आ रही है बेंगलुरु की। मुझे लग रहा है कि विराट कोहली की दोस्ती उनको पसंद आ रही है। कि देखिए बिल्कुल। विराट चलिए अब आज के, जी जी सबा। मैं ये कह रहा था कि विराट कोहली ने बहुत पहले ही ये भाप लिया था कि मुझे ग्लेन मैक्सवेल को लेना है। जब ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी जी भारतीय टीम तभी विराट कोहली ने ये बात छेड़ दी थी ग्लेन मैक्सवेल के साथ। जी जी हाँ, फोटो वगैरह शेयर करना शुरू कर दिया था मैक्सवेल ने जी। आरसीबी की जर्सी के साथ। और सबा अब दूसरे मैच में जाएं, जो मतलब आज जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में बात करें उससे पहले एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया विराट ने मैच जीतने के बाद। उन्होंने कहा कि रोहित की बुक से उन्होंने काफी कुछ सीखा, जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने कमबैक किया और मुकाबला जीता केकेआर के खिलाफ। ये रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है जब वो कोई ऐसा फंसा हुआ मैच जीतते हैं। विराट अभी भी कप्तानी के लिहाज से आईपीएल की हिस्ट्री में वो जगह नहीं बना पा रहे, क्या रीजन आप देखते हैं? अब रोहित का जिक्र किया है तो रोहित की चर्चा शुरू हो जाएगी, विराट की कप्तानी छुप जाएगी कहीं? राजीव, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है विराट कोहली को। हम लोगों ने इंडिया इंग्लैंड जी सीरीज में भी देखा था कि वो डीप में फील्डिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा इनसाइड द सर्कल फील्डिंग कर रहे थे। जी तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्व करने का समय मिला है विराट कोहली को। और जी एक और अंतर जो मुझे इस बार विराट कोहली की कप्तानी में नजर आई है पहले 2 मैचेस में, वो है कि थोड़ा बहुत शांति के साथ वो कप्तानी कर रहे हैं। वो हम्म एक्सेसिव एग्रेशन जो इसके पहले नजर आ रहा था विराट कोहली की कप्तानी में या उनके बिहेवियर में, इस बार उतना देखने को नहीं मिला है।
मुझे लगता है कि ये कॉन्शियस एफर्ट है विराट कोहली का, कि सभी खिलाड़ियों को एट ईज रखने के लिए, उनको और रिलैक्स रखने के लिए मुझे थोड़ा बहुत अपना जो एक्सेसिव एग्रेशन है उसको थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में नहीं, पर अपने एटीट्यूड में। कि मुझे ये लगता है, ये मैंने पहले भी 1-2 बार दोहराया है कि कई बार वो जो एग्रेशन रहता है, जो नेचुरल है, मैं मान रहा हूँ विराट जी। कोहली का, उससे जो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है टीम मेंबर्स में। वो उनके लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा बहुत परिवर्तन उनके कप्तानी में देखने को मिल रहा है। उनके मैदान पर जो ऑन फील्ड बिहेवियर है एज़ अ कैप्टन, वहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर नज़र आ रहा है। अब उतना ज़्यादा जो जो एक्सल्ट करते थे विकेट गिरने पर, या जो हल्ला मचाते थे विकेट गिरने पर, जी। वो उस तरह का देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ही शांति के साथ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं पोजीशंस को, कंडीशंस को, और अगर विकेट गिर भी रहा है तो उसको भी वो शांति से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे जी। लगता है कि ये जो तस्वीर सामने नज़र आ रही है विराट कोहली की कप्तानी में, वो निस्संदेह उनको मदद करेगी आने वाले मैचेस में भी। और मुझे यकीन है कि इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदारी पेश करेगा आरसीबी आईपीएल 14 ट्रॉफी जीतने के लिए। तो चलिए सबा, चेन्नई से सीधे जरा मुंबई चलते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विकेटों की बरसात देखने को मिली है, तो वहीं रनों की बारिश के बीच में वानखेड़े स्टेडियम भी भीग रहा है। पिछले 2 मुकाबले और दोनों मुकाबलों में 180 प्लस स्कोर बने, बड़े बड़े चौके और छक्के लगे। और पिछले मुकाबले की बात करें, जब राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आपस में खेल रहे थे, तो 24 छक्के और 49 चौके लगे थे। आज एक बड़ा मुकाबला है, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। और जाहिर सी बात है, जो बड़े हिटर्स हैं उन पर सबकी नजरें होंगी। बहुत फ्लैट ट्रैक है, और इस फ्लैट ट्रैक पे दोनों टीमों के जो धुरंधर बल्लेबाज हैं वो हाथ आजमाते नजर आएंगे। अब सभा, मुद्दा यहाँ पे यह है कि दिल्ली की टीम मैच जीत कर आ रही है, और राजस्थान रॉयल्स की टीम मैच हार कर। ये क्या कुछ लेकर आएगा वो, चाहे 2 यंग विकेट कीपर कैप्टन फिर आमने सामने, संजू सैमसन एक तरफ और एक तरफ ऋषभ पंत। कैसे आप देख रहे हैं इस मुकाबले को? बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है जी। ये। फिर से एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा। फिर से छक्कों की बरसात होगी। दोनों टीमों के पास कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आसानी से छक्का लगा सकते हैं। हमने संजू सैमसन को देखा, हमने पिछले मैच में रेयान पराग को देखा। जी। कई ऐसे प्लेयर्स हैं राजस्थान रॉयल्स में। राहुल तेवतिया का पिछले मैच में बल्ला चला नहीं, पर वो भी आसानी से छक्का लगा सकते हैं। दूसरी तरफ आपके दिल्ली कैपिटल्स है, शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ है, ऋषभ पंत है, मार्कस स्टोइनिस है। तो मुझे लगता है कि गहराई दोनों ही टीमों में है। रबाडा के आने से मुझे लगता है कि और मजबूती मिल जाएगी दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग अटैक में। और मुझे लग रहा है कि बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग है दिल्ली कैपिटल्स का। तो बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के ऊपर, कि वो दिल्ली कैपिटल्स के इस मजबूत बॉलिंग अटैक को किस तरह से झेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स बहुत कुछ निर्भर करेगा संजू सैमसन और जॉस बटलर के ऊपर। बेन जी। स्टोक्स नहीं है, बहुत बड़ा धक्का है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत अहम कड़ी रहेंगे राजस्थान रॉयल्स के लिए। जॉस बटलर नीचे आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, वही गहराई प्रदान करने के लिए। ओपन कर रहे हैं संजू सैमसन मनन वोहरा के साथ। उसके बाद रेयान पराग हैं और राहुल तेवतिया आ रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये 2 जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको रोल अदा करना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। सभा, डेविड मिलर आ सकते हैं, एंड्रू टाई भी अब अवेलेबल है। जगह आपके पास एक ही बज रही है विदेशी खिलाड़ी खिलाने की, अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें। डेविड मिलर आपको लग रहा है आइडियल चॉइस है? एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और बटलर को हो सकता है पारी की शुरुआत करा दी जाए, और डेविड मिलर को आप मिडिल ऑर्डर में ले आए। ऐसी क्या आपको संकेत लग रहे हैं, या आपको लग रहा है डेविड मिलर पारी की शुरुआत कर सकते हैं? पारी की शुरुआत तो नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर उनको खिलाया जाएगा तो मिडिल ऑर्डर में ही खिलाया जाएगा। तो आप पर बटलर को पारी राजीव, की शुरुआत करते देख रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि जॉस बटलर का सही उपयोग ऊपर में ही नजर आता है। हम लोगों ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी जी। देखा था। तो उनको अगर आप डेविड मिलर को खिला रहे हो तो फिर आपको जॉस बटलर को ऊपर भेजना होगा, ताकि जी। डेविड मिलर वहां पर मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग करें। बॉलिंग में बेन स्टोक्स के जगह पर मुझे लग रहा है कि अगर विकल्प कोई ढूंढना होगा तो एक बल्लेबाज की आवश्यकता होगी यहाँ पर राजस्थान जी। रॉयल्स को। तो मुझे भी यही लग रहा है कि डेविड मिलर को खिलाया जाए। एंड्रयू टाई एक बेहतरीन बॉलर है, T20 के स्पेशलिस्ट हैं, पर उनकी जगह कहाँ बन रही है, कैसे बनाएंगे, ये बड़ा कठिन रहेगा जी। राजस्थान रॉयल्स के लिए डिसाइड करना। इसके अलावा अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट में जाएं, थोड़ा वीक लगा था राजस्थान रॉयल्स, वहां पे भी आप चेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि श्रेयस गोपाल खेल रहे थे, उनका कोई बहुत इफेक्टिव गेंदबाजी वो नहीं कर पाए। राहुल तेवतिया ने भी कोशिश की थी। 2 लेग स्पिनर खिलाना, ये भी एक बड़ा जुआ लगता है सभा, खासतौर से वानखेड़े जैसे मैदान पे जो साइज में थोड़ा छोटा है। राजीव, दोनों ही श्रेयस गोपाल ने पिछले साल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी जी। राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो उनको ड्रॉप करना उतना आसान होगा नहीं। ऐसे भी राहुल तेवतिया को राजस्थान रॉयल्स इस्तेमाल करता है
एक एक ऑलराउंडर के रूप में, एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में। पिछले बार भी उनको 1-2 ओवर्स करा ज़रूर दिए थे हर एक मैच में, पर ज़्यादा मुझे लगता है कि विश्वास है उनके बल्लेबाज़ी के ऊपर। एक और बात ये भी है कि पिछला मैच बहुत ही क्लोज़ रहा था राजस्थान रॉयल्स के लिए, जी। तो ज़्यादा चेंजेस की मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है राजस्थान रॉयल्स को। एक और परेशानी ये हो जाती है या फिर गलती आईपीएल टीम्स ये कर जाते हैं कि बहुत जल्दी वो पैनिक कर जाते हैं। एक मैच हारे नहीं कि आप पूरा चेंज कर देते हैं कॉम्बिनेशन को, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सनराइजर्स ने किया, एक मैच में संदीप शर्मा ने खराब गेंदबाजी की, जेसन होल्डर को आप लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी पैनिक बटन दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि विश्वास दिखाना होगा आपके ट्रस्टेड प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने पिछले आईपीएल सीज़न में अच्छा परफ़ॉर्म किया है। सबा, आपकी नजरें चेतन सकारिया पे भी होंगी। 2 लेफ्ट आर्म सीमर राजस्थान रॉयल्स के लिए डालेंगे मुस्तफिजुर और चेतन सकारिया। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है। बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि 2 लेफ्ट आर्म सीमर बैक टू बैक गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं नई बॉल के साथ। हाँ, और इसका मतलब ये भी है ना राजीव कि लेफ्ट आर्म सीमर्स की अहमियत की धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी बढ़ रही है, मैं मान रहा हूँ। जिस तरह से शाहबाज अहमद ने कल गेंदबाजी की थी जी। या फिर कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी की। तो मुझे लग रहा है कि जी। लेफ्ट आर्म सीमर्स के पास, नटराजन के पास इतना अच्छा वेरिएशन है, तो इन सभी बॉलर्स के पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा जी। है। और मुस्तफिजुर और चेतन सकारिया दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं उनके अप्रोच जी। में, जिस तरह के मिश्रण दिखाते हैं। चेतन सकारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों ने उनको देख लिया है कि भाई ये उनका जी। मेन बॉलर है। अब इसके सामने किस तरह से हमको बल्लेबाजी करनी होगी, वो प्लानिंग के साथ दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज उतरेंगे। तो जी। चुनौती अब ज़्यादा होगी चेतन सकारिया के लिए या फिर कोई और नया युवा सीमर के लिए भी। सबा, कहीं ऐसा तो नहीं आज रियान पराग आपको स्टूल लेके जाके गेंदबाजी करते दिखे, या कोई ऐसी बेंच ले जाके बैठ के आराम से गेंदबाजी करे, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था उनकी बॉलिंग एक्शन को लेके। ऑब्जेक्शन तो हुआ था, पर ना तो कोई रिपोर्ट आ रही है, ना मैच रेफरी की जी। रिपोर्ट है, ना अंपायर की रिपोर्ट है, ना तो बीसीसीआई की तरफ की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से कोई रिपोर्ट आ रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर जी। रूल्स अगर नियम के खिलाफ है और उसको तोड़ा गया है तो उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी तक बिल्कुल। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि अंपायर्स को ये लग रहा है कि वो नियम के हिसाब से ही गेंदबाजी हो रही है, और अगर जी। वही बात है जो आप जो कह रहे हैं स्टूल लेकर गेंदबाजी करें, वो भी देखने को मिल जाएगा। तब भी नियम नियम नहीं जी। टूटेगा। एक बड़ा चैलेंज होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन सबा, क्योंकि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने जिस तरह मैच फिनिश किया था, पहला मुकाबला जिस तरह दिल्ली कैपिटल ने वन साइडेड जीता था, बहुत चैलेंजिंग होगा राजस्थान के, क्योंकि ज्यादातर जो बॉलर्स हैं युवा हैं, उतना एक्सपीरियंस नहीं नजर आ रहा है बॉलिंग अटैक में। शिखर, जिनका रिकॉर्ड राजस्थान के खिलाफ बहुत अच्छा है, 500 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 7 हाफ सेंचुरीज हैं उनकी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। बड़ा मजा आता है उनको राजस्थान के खिलाफ रन बनाने में। ये जोड़ी क्या आपको लग रहा है बेस्ट जोड़ी अभी तक की आईपीएल सीजन 14 की ओपनिंग पेयर की बात करें तो? अभी तो बहुत जल्दी होगी अच्छा, जल्दी राजीव। अभी जी। अभी हाँ, मुझे लगता है कि 3-4 मैचेस घट जाने दीजिए, इस तरह की साझेदारियाँ देखने को मिलेगी तब हम ज़रूर कह सकते हैं। जी। हालाँकि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। मुझे लग रहा है कि शिखर धवन की बल्लेबाज़ी में थोड़ी बहुत स्थिरता आ गई है। उनके लिए भी एक प्रकार का ये चुनौती है कि उनको टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है, इंडिया की टीम से। जी। अब उनकी कोशिश यही होगी कि वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म करें कि वर्ल्ड कप में उनका नाम आ जाए। और शुरुआत उन्होंने अच्छी की है। मुझे लगता है कि उनका अब एक प्रकार का जो टेम्पलेट है वो सेट हो गया है। वो डाउन द विकेट अच्छा शॉट्स लगाते हैं, स्वीप उनका एक फेवरेट शॉट है, और क्रीज पर खड़े होके वो बॉल डिलीवर होने के पहले बहुत ज़्यादा मूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से जी। जो लय है और जो लेंथ है बॉलर की वो खराब हो जाती है, और उसके बाद वो शॉट्स लगाते हैं। मुझे लगता है कि इसकी वजह से उनको फ़ायदा मिल रहा है। पर जी। राजीव, राजस्थान रॉयल्स की टीम बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और दिल्ली कैपिटल्स को भी इसका एहसास है कि ये इतने हाई स्कोरिंग रन चेज़ में भी माहिर है राजस्थान जी। रॉयल्स। पिछले सीज़न में भी देखा था, पिछले मैच में भी देखा था। इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह से बैटिंग पिछले मैच में की थी, उसी हिसाब से या फिर उससे ज़्यादा एग्रेशन के साथ इस मैच में बैटिंग करनी होगी। अगर वो टारगेट सेट कर रहे हैं, तो फिर से आप सोच लीजिए कि सवा 200, 220 के नीचे का टारगेट सही नहीं हम्म। होगा। और अगर आप चेस कर रहे हैं, तो फिर आप इस दमखम से मैदान में उतरिए कि हमको 200 प्लस चेस नहीं करना होगा। जी। उस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ दिल्ली कैपिटल्स को मैदान में उतरना होगा। सवा, 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर दिल्ली कैपिटल्स के, एक तो अजिंक्य रहाणे, जिनको नंबर 3 पे बैटिंग करने का था, लेकिन ऋषभ पंत सडनली आ गए कूद के। स्पाइडरमैन है वो, तो कहीं भी जा सकते हैं, जिस तरह की वो इन दिनों इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं। दूसरा, आर अश्विन की गेंदबाजी बहुत इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, 40 से ज्यादा रन उन्होंने दिए थे, और अश्विन ट्रम्प कार्ड है दिल्ली टीम के।
और अमित मिश्रा ने किफायती गेंदबाजी की थी। कैसे आप देख रहे हैं खासतौर से इन तीन प्लेयर्स की अगर हम बात करें जो इंडियन प्लेयर्स हैं, तीनों इंडिया कैप है तीनों के पास, और तीनों की अगर अश्विन को छोड़ दे तो दो की जगह कम से कम सस्पेक्ट रहती है हमेशा दिल्ली कैपिटल्स में। हाँ राजीव, पर हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि विकेट कितना अच्छा है वानखेड़े का। जी यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत कठिन हो जाता है। आप किस तरह से जी बीट करेंगे बॉलर को, ना घुमाव है, विकेट को पास करके बैट्समैन खेल सकता है, तो आप जो भी वेरिएशन ट्राई करते हैं वो उसमें कामयाबी मिलती नहीं है स्पिनर्स को। पर तब भी मुझे लगता है कि अनुभव है इन दोनों स्पिनर्स के पास, अमित मिश्रा और आर अश्विन के पास। ये डिपेंड करता है कि ऋषभ पंत किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आर अश्विन को। मुझे लगा कि पिछले मैच में 4 ओवर एक साथ ही करा देना वो उचित नहीं था। वहां पर एक एक ओवर का स्पेल अगर आप डालेंगे तो बल्लेबाज को सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप स्पिनर्स को ठीक तरह से यूज करें, ब्रेक कर करके उनको उनका स्पेल करवाएं। नहीं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा सिमिलर तरह की बॉलें मिलने लगती है बल्लेबाजों को, और उनके लिए जी। शॉट्स लगाना इन स्पिनर्स के सामने काफी आसान हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी बहुत कुछ निर्भर करेगी कि अश्विन और अमित मिश्रा का प्रदर्शन किस तरह से रहता है। सबब उवैस खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले मुकाबले में, और हर्षल पटेल और वो दोनों ही ऑलमोस्ट अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी के बहुत ज्यादा चर्चे में थे, क्या आप देख रहे हैं उनको कंसिस्टेंट एक रन मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए? क्योंकि हर्षल पटेल अगर जो रोल निभा रहे हैं आरसीबी के लिए, वही कुछ रोल दिया गया उवैस खान को दिल्ली कैपिटल्स के लिए। हालांकि रबाडा आ गए और शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बदल जाए। कैसे आप देख रहे हैं उवैस खान के रोल को? मुझे तो बहुत बड़ी बात ये नजर आ रही है राजीव के, जितने सारे अनकैप प्लेयर्स हैं इस समय आईपीएल में, जी और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनको मालूम है कि यहाँ पर अगर वो परफॉर्म करेंगे तो भारतीय टीम में इंक्लूजन होगा। जिस तरह से जी वरुण चक्रवर्ती का हुआ है, जिस तरह से टी नटराजन को का हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा आवेश खान के लिए भी, हर्षल पटेल के लिए भी। आवेश खान ने पिछले सीजन में भी अच्छी गेंदबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो उसी को आगे बढ़ाया है यहाँ पर पहले मैच में भी। और वो भरोसा है ऋषभ पंत को और रिकी पॉन्टिंग को आवेश खान के ऊपर। तो रोल ज्यादा बदलेगा नहीं। आवेश खान का जी रोल यही है कि वो एक अटैकिंग बॉलर है, उनको विकेट निकाल कर देना है टीम को। मुझे लगता है कुछ इसी प्रकार की रणनीति के साथ आवेश खान फिर से मैदान में उतरेंगे दिल्ली जी। कैपिटल्स के लिए। तो सबा कप्तान के साथ हमने ये चर्चा शुरू की थी, और कप्तान के साथ ही मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह की कप्तानी संजू सैमसन ने की पहले मैच में, और जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी टीम को हैंडल किया जो प्रेशर सिचुएशन था उसमें, दोनों कप्तानों विकेट कीपर कैप्टन को आप कैसे देख रहे हैं आज के मुकाबले में? देखिए, एक बात तो साफ है कि विकेट कीपर को आप कप्तान बनाएंगे तो आपकी टीम अच्छा खेलेगी। क्योंकि विकेट कीपर के पास अलग प्रकार का दिमाग होता है। जी देखिए, एक तो कीपिंग करने का फायदा बहुत होता है। आपको गेम प्लान मालूम हो जाता है, गेम सेंस आपको आ जाता है, जी फील्डर्स को कहाँ पर लगाने हैं, कौन से मेन स्कोरिंग एरियाज है, उस गैप को किस तरह से बंद रखना है, वो आपको मालूम हो जाता है। बल्लेबाज क्या सोच रहा है, उसका फुटवर्क क्या दिखा रहा है, ये सारी चीजें जो है विकेट कीपर को बहुत जल्दी मालूम हो जाती हैं। और जी फिर वो उस प्रकार से फील्ड सजाता है, उस प्रकार से वो बॉलिंग चेंजेस लगाता है, उस प्रकार से वो कम्युनिकेट करता है बॉलर को। तो ये एक जी बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। और ये जो हमारे जो युवा पीढ़ी के जो विकेट कीपर हैं, जो बल्लेबाज हैं, जो कप्तानी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात ये भी है कि उनके जी पास कई सारे स्किल्स हैं परफॉर्म करने के लिए। विकेट कीपिंग एक स्किल है, कप्तानी एक दूसरा स्किल है, और सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाजी एक शानदार स्किल है, जो कि T20 के फॉर्मेट में बहुत काम आता है। तो संजू जी सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत एक बार फिर से बहुत ही बड़ा ये क्लैश होने वाला है। जी एक समय तो ऐसा था कि संजू सैमसन का नाम आगे आ रहा था, ऋषभ पंत का पीछे हो रहा था। अब ऋषभ पंत का नाम आगे आ गया है, संजू सैमसन थोड़े पीछे हो गए हैं। मैं बात कर रहा जी हूँ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की। पर यहाँ पर अब देखना यह है कि आज के मैच में क्या होता है। पर मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला है। संजू सैमसन और ऋषभ पंत दोनों के दोनों, मुझे लग रहा है कि ये भविष्य जी। है भारतीय क्रिकेट के, और मुझे उसी अंदाज से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्लैश भी। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम एनालिसिस के लिए, तमाम जो अपडेट्स आपने दिया, और खास तौर से विकेट कीपिंग जो कैप्टन हैं उनकी आपने जो जमकर तारीफ की, और जो आपने बताया कि एक अलग तरीके का चिप होता है उनके पास, तो वो चिप कितना काम आता है ये वाकई देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े। उनसे इस बात का निवेदन भी है कि लगातार रोज सुबह 9:15 पे वो खेल नीति पे जुड़े हमारे साथ आईवीएम पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, और साथ ही अगर आप मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं तो
@राजीव मिश्र पे जुड़े। सबा भी फेसबुक पे है, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनको लेके आए जबरदस्ती करके, ताकि लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, और तमाम जो हमारे व्यूवर्स थे, हमारे श्रोता थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए।